उत्तर प्रदेश में रायबरेली कानपुर हाईवे पर एक जबरदस्त एक्सीडेंट होता है। तेजी से आता एक ट्रक एक कार को रौंद देता है और इसमें एक रेप पीड़िता और उसकी 2 रिश्तेदार और एक वकील साथ में मौजूद थे, जिनमें से दोनों महिलाओं की मौत हो गई, जबकि रेप पीड़िता और वकील जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि रेप पीड़िता ने 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर केस दर्ज कराया था, लेकिन उसके बाद से उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। 2 साल में पूरा परिवार तबाह हो गया। जिस जगह हादसा हुआ वो जगह अठावर है, जो सीतापुर जेल से करीब 180 किलोमीटर दूरी पर है। इस एक्सीडेंट पर रेप पीड़िता की मां का कहना है कि यह कुलदीप सेंगर की साजिश है। हालांकि शुरुआत में पुलिस इसे हादसा मान रही थी, लेकिन बाद में मामला बढ़ता देख जांच का आश्वासन दिया गया और कुलदीप सेंगर के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश का मामला दर्ज कराया गया। हालांकि मामला पुरानी धमकियों के आधार पर दर्ज किया गया है। कुलदीप सेंगर पर 5 धाराएं लगाई गई हैं। धारा 302 हत्या की धारा, धारा 302 हत्या की धारा के साथ 307 इरादतन हत्या की कोशिश, धारा 506 जान से मारने की धमकी, धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना। यानी पुलिस की जांच की सुई भी कुलदीप सिंह सेंगर पर जाकर रुक गई है। यानी कुलदीप सिंह सेंगर ने जेल में रहते हुए इस साजिश को अंजाम दिया है। क्या पिता का कस्टडी में मरना इत्तेफाक है? क्या अहम गवाह की मौत भी इत्तेफाक है? क्या चाचा का जेल जाना भी इत्तेफाक है? क्या मौसी और चाची का मरना भी इत्तेफाक है? क्या वकील का मरना भी इत्तेफाक है? क्या ट्रक का टक्कर मारना भी इत्तेफाक है? क्या सुरक्षा कर्मियों का साथ नहीं होना भी इत्तेफाक है? अगर यह इत्तेफाक है तो एक बहादुर लड़की बड़ी बदनसीब है। फिर तो इस दुनिया से हिम्मत और हौसले जैसे अल्फाज खत्म हो जाने चाहिए। साहस और जज्बे को लोगों को जुबान पर नहीं लाना चाहिए और इंसाफ को तो कानून की चौखट के बाहर आने से पहले ही दम तोड़ देना चाहिए। क्या किसी के साथ हुआ अत्याचार सिर्फ इत्तेफाक की काल कोठरी में दफन हो जाएगा? चाहे सबूत चीख चीख कर किसी साजिश का इशारा कर रहे हो, लेकिन खाकी सिर्फ इत्तेफाक पर यकीन करेगी और खादी इत्तेफाक के सहारे एक संगीन मुजरिम को पाक साफ मान लेगी। बारी बारी से आपको ट्रक हादसे के कुछ सबूत दिखाते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर इसे साजिशन हमला करार दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इसे पहली नजर में ही हादसा मान लिया। हालांकि बाद में पुरानी धमकी के आधार पर कुलदीप सेंगर पर मामला दर्ज कर लिया गया। ट्रक के टायरों के निशान, गाड़ी को घसीटने के निशान, ट्रक की टूटी हुई कमानी, ट्रक का पिछला टायर फट गया, नंबर प्लेट ग्रीस से पुती हुई थी। टक्कर के बाद ड्राइवर ने ट्रक ले जाने की कोशिश की। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। रायबरेली लखनऊ हाईवे पर हुए इस दर्दनाक हादसे के इतने सारे सबूत हैं जो चीख चीख कर किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इसे पहली नजर में ही हादसा मान लिया, जबकि हकीकत कुछ और है। ये निशान आपको जो दिखाई दे रहा है, ये निशान बताता है कि कितनी तेजी से ट्रक जो है आगे बढ़ा टक्कर के बाद और गाड़ी को भी अपने साथ घसीटता हुआ ले जा रहा था, लेकिन उसी बीच में ट्रक जो है वो डिसबैलेंस हुआ और वो दूसरी तरफ आके यहीं पे रुक गया। आप देखिए यहाँ पे जो कहा जाए जो पार्ट्स हैं गाड़ी के वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कितना भीषण हादसा था ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा अंदर तक जो है गाड़ी जो है वो घुस गई थी। गाड़ी के अंदर जो आगे जो एक शीशा लगा होता है वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो गाड़ी के पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विफ्ट गाड़ी के, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसे ये पूरा हादसा होता है तभी ड्राइवर जो होते हैं यहाँ से गाड़ी से उतर के वो यहाँ से तुरंत फरार हो जाते हैं। उसके साथ उसका एक हेल्पर भी होता है जो यहाँ से फरार हो जाता है। आप देखिए जो मार्किंग है ये बता रही है कि किस तरीके से गाड़ी के साथ टक्कर होने के बाद भी ट्रक वाला वहां नहीं रुका। मौके से फरार होने के लिए उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन गाड़ी जो थी वो उसमें फंसी हुई थी, इसलिए वो रगड़ते हुए यहां तक आई। जिस वक्त हादसा हुआ कुछ लोगों ने देखा। उनके मुताबिक ट्रक और कार दोनों की रफ्तार काफी तेज थी। ट्रक ने एकदम सीधी कार को टक्कर मारी। उस वक्त बेहद तेज आवाज आई थी। क्या कुछ हुआ था कल और आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि ट्रक बहुत हाई स्पीड में आ रहा था। किधर से आ रहा था? ये रायबरेली की तरफ से आ रहा था। रायबरेली मतलब इस तरफ से आ रहा था? इस तरफ से आ रहा था। ठीक है। फिर और लालगंज की तरफ से कार आ रही थी।
ट्रक खाली था और बहुत स्पीड में था। अच्छा। हाँ, और ट्रक और जो कार थी वो थोड़ी स्पीड में आ रही थी, 50-55 की स्पीड में, और मोड़ पे ट्रक वाले ने स्पीड कम नहीं किया और हादसा हो गया। तो कैसे, गाड़ी कहाँ पे लड़ी है? गाड़ी उस जगह पे लड़ी है। और किससे, मतलब किस साइड, ट्रक के किस हिस्से से गाड़ी लड़ी? आमने सामने लड़ी है। आमने सामने मतलब सामने से? साइड से। हाँ। तो वो फिर उसके बाद क्या हुआ? ट्रक क्या ट्रक क्या गाड़ी को लेके आगे तक गई थी कि ऐसे ही हुआ? नहीं, ट्रक साइड में उतर गया, फिर वो ड्राइवर संभाल नहीं पाया ना। और गाड़ी कार तो छग्गस हो गई सड़क पे। अच्छा। हाँ। तो मतलब गाड़ी और ट्रक जब टक्कर हुई तो एक साथ चिपके हुए थे कि अलग, गाड़ी अलग थी ट्रक अलग? नहीं, गाड़ी अलग थी, ट्रक वाला फिर आगे बढ़ा। जब ट्रक आगे बढ़ा तो गाड़ी साथ लेके चला गया। अच्छा, मतलब उस समय भी ट्रक जो है, मतलब लड़ने के बाद भी ट्रक वाला गाड़ी चला रहा था? चला रहा। मतलब लड़ने के बाद भी वो गाड़ी चला रहा था? हाँ, और साइड में जाके पलट गया, फिर साइड में जाके कूद गया था। अच्छा, फिर वहाँ से ये ट्रक वाला मौके से फरार हो गया था? हाँ, फरार। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने ट्रक को लेकर भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन टायर फट जाने और गाड़ी बीच में फंस जाने से ट्रक वहीं जाम हो गया था। इसीलिए ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। ये वो ट्रक है जिससे गाड़ी का जो है वो टक्कर हुआ था। तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था, ट्रक डिसबैलेंस होता है, ट्रक हल्का सा मुड़ता है और पीछे वाले हिस्से में ट्रक का जो कहा जाए, जो इसे कमानी बोलते हैं, शॉकर्स इसमें नहीं होते हैं, ये कमानी होती है, इससे टकराता। आप देखिए इनके जो दोनों कमानियां हैं वो भी टूट चुकी हैं और ट्रक का टायर जो है वो भी फट गया है। आप देखिए कितना भीषण हादसा था जब ये जो है एक तरीके से टक्कर हुई है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो इसकी कमानी होती है वो टूट गई है। ये 12 चक्का ट्रक है। आप देखिए यहाँ पे 12 इसके अंदर जो है टायर्स लगे हुए हैं और इनकी ग्रिपिंग रोड पे बहुत मजबूत होती है, लेकिन खाली ट्रक आ रहा था, तेज रफ्तार से आ रहा था, ड्राइवर ने कंट्रोल खोया और इस हादसे की वजह बना। एक सबसे अहम बात यह है कि ट्रक की नंबर प्लेट पर ग्रीस लगी हुई थी। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? हादसा हुआ था तो नंबर प्लेट को एक तरीके से ग्रीस लगाया गया है जिससे कि नंबर पहचान में ना आए। और जैसा कि यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि जो ड्राइवर था वो उससे जब ये टक्कर हुई है उसके बाद ड्राइवर रुका नहीं। ड्राइवर गाड़ी को लेके, इस ट्रक को लेके मौके से फरार होना चाहता था, लेकिन गाड़ी क्योंकि उस ट्रक के बीच में फंसी हुई थी, जिसके चलते ये जो है पूरा जो ट्रक है वो डिसबैलेंस हुआ और एक जगह रुक गया। तब मौके से ड्राइवर को भागना पड़ा इस ट्रक को छोड़ के। हालांकि ट्रक ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने कहा है कि फाइनेंसर से छिपाने के लिए ऐसा किया गया क्योंकि ट्रक का पैसा बकाया था। 2 लोगों की मौत हो गई और इंसाफ के लिए लड़ने वाली बेटी की हालत गंभीर है, जबकि पुलिस की चाल बड़ी सुस्त है। रेप पीड़िता की मां का कहना है कि पुलिस कुछ भी कहे, लेकिन यह हादसा नहीं, हमला है। कुलदीप सेंगर ने जेल से बैठे बिठाए साजिश रची है। पीड़िता की मां के मुताबिक पिछले हफ्ते भी कुलदीप के गुर्गों ने धमकी दी थी। इस बारे में पुलिस को बताया भी था, लेकिन पुलिस ने बात रफा दफा कर दी और अब कुलदीप के कहने पर एक्सीडेंट करा दिया गया। 15 दिन पहले मेरे घर पर आकर के धमकी दी। सुरक्षा कर्मी नहीं था उस समय? सुरक्षा रही है, सब हो थाना भेज निकलते रहे हैं, दूर रहे। किसने धमकी दी थी? हरपाल नवीन सिंह और कुन्नू। जिस जगह हादसा हुआ वहां से सीतापुर जेल करीब 180 किलोमीटर दूर है, जहां कुलदीप सेंगर बंद है। हालांकि इतनी दूरी से कोई प्लानिंग करना मुमकिन नहीं, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बाहुबली नेता के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जिनके लिए जेल भी ऐशगाह बन जाती है और नेता भी जेल में मिलने पहुंच जाते हैं, और जो रेप पीड़िता के परिवार को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 2 साल में उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बड़ी और घिनौनी साजिश है, जिसका शक कुलदीप सेंगर के इर्द गिर्द ही घूमता है। और कोई दुर्दांत अपराधी दुस्साहसी यूं ही नहीं बन जाता। कई बार कई चीजें उसे सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं, और वो चीजें किस तरह की हो सकती हैं। रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, क्या बताने वाले हैं इस खबर के मुतालिक? बिल्कुल दिनेश, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि कहीं ना कहीं से तो हिम्मत मिलती है, और वो हिम्मत जो है, मुझे लगता है कि मेरे पीछे जो तस्वीरें चल रही हैं वो बता देंगे आपको अच्छे से कि हिम्मत दरअसल कहां से मिल रही है, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिम्मत मिल रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये जो शख्स आपको दिख रहा है, ये जो शख्स है,
इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए वीडियो को, मैं और इसको बताता हूं। ये नारंगी रंग का जिसने कुर्ता पहना हुआ है और सफेद रंग का पजामा, ये जो शख्स है ये कुलदीप सिंह सेंगर है, जिस पर रेप का आरोप है। और खास बात यह है कि ये सीतापुर जेल में बंद है। अब जेल में बंद है तो जेल मैनुअल के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए। जेल का जो मैनुअल होता है उसके हिसाब से कैदियों को कपड़े दिए जाते हैं। और ये देखिए रात का वक्त है, खासतौर पर शाम होते ही कैदियों को उनकी बैरक्स में भेज दिया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं, लाइटें जल रही हैं, रात का पूरा वक्त है और खुलेआम जो विधायक साहब हैं वो जेल में आराम से मौज काट रहे हैं। किसी तरह की कोई पाबंदी यहां पर किसी भी तरह से आपको नजर नहीं आएगी। और इनकी चाल, एक बॉडी लैंग्वेज आपको नजर नहीं आएगी कि जो ये विचाराधीन कैदी हैं इनके ऊपर केस चल रहा है, सीबीआई इनके मामले की जांच कर रही है। तो कहीं से भी इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा नहीं कि विधायक साहब जो हैं वो जेल में बंद है। लेकिन आपको बताएं, ये जो तस्वीरें हैं ये सीतापुर जेल की तस्वीरें हैं, जहां पर खुले तौर पर आजादी मिली हुई है विधायक को। और कहीं ना कहीं जो ये वीडियो है ये व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करता है। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ये जो तस्वीरें हैं हम आपको लगातार बता रहे हैं कि तस्वीरें, ये विधायक की तस्वीरें। और जो दिनेश आप कह रहे थे ना कि हिम्मत कहां से मिलती है, हिम्मत मुझे लगता है यहीं से मिलती है। आप जेल में हैं लेकिन उसके बावजूद भी इतनी फ्रीडम, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। पापी को अपने किए का अगर एहसास हो, प्रयाश्चित करे तो कई बार उसका पाप धुलता है। लेकिन अगर उसको यूं साहस मिलता रहे, संबल मिलता रहे कहीं से, तो वो दुस्साहसी हो जाता है। दरअसल ये खेल रोहित तब शुरू हुआ जब पुलिस ने पहली नजर में ही इसे हादसा मान लिया, जबकि हादसे के वक्त भी साजिश के कई सबूत कुछ और इशारा कर रहे थे जो कुलदीप सेंगर पर जाकर रुकते थे। अगर पुलिस काफी प्रेशर के बाद, काफी दबाव के बाद हत्या और धमकी का केस दर्ज न करती तो इस हादसे को भी महज एक इत्तेफाक समझा जाता। वैसा ही एक इत्तेफाक जैसे पिछले 2 साल में रेप पीड़िता के साथ हुए दूसरी दर्दनाक घटनाओं को भी संयोग बता दिया गया। एक बहादुर लड़की जो अपने साथ हुए अत्याचार के इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान कर चुकी थी, आज वो लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसके पिता इंसाफ की आस में दम तोड़ चुके हैं। पुलिस कस्टडी में संदेहास्पद तरीके से मौत हो चुकी है। चाचा जेल में बंद है और एक दिन पहले हुए सड़क हादसे में चाची और मौसी की मौत हो चुकी है। हर पल उस लड़की का साथ देने वाला वकील भी वेंटिलेटर पर है। अब इसे बदनसीबी कहें, इत्तेफाक कहें या साजिश, 2 साल में हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। विधायक पर आरोप लगाने वाली लड़की का परिवार तबाह हो गया। आखिर रेप पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा? एक दर्दनाक कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती उससे पहले उसमें इतने मोड़ आ गए कि ऐसा लगा जैसे ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन सच एकदम उलट है। यह हकीकत है, दुखों का एक पहाड़ है जो एक बहादुर लड़की पर टूटा है। उन्नाव का हाई प्रोफाइल रेप मामला जिसमें बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी हैं। हालांकि रेप पीड़िता जो है वो कल अपने चाचा से मिलने रायबरेली जेल जा रही थी और उस दौरान एक ट्रक एक्सीडेंट होता है जिसमें रेप पीड़िता का परिवार मौजूद होता है। उसका उन्नाव का हाई प्रोफाइल रेप मामला जिसमें बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी हैं। हालांकि रेप पीड़िता जो है वो कल अपने चाचा से मिलने रायबरेली जेल जा रही थी और उस दौरान एक ट्रक एक्सीडेंट होता है जिसमें रेप पीड़िता का परिवार मौजूद होता है और उसका के वकील मौजूद होते हैं। हालांकि रेप पीड़िता की चाची और उसकी मौसी की मौत हो जाती है इस एक्सीडेंट में, लेकिन रेप पीड़िता और उसके वकील जो है वो लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि अब कई आरोप लगा रहे हैं परिवार के लोग कि ये हत्या कराने की पूरी साजिश थी, लेकिन यह हादसा है या ये साजिश ये तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। ये पूरा जो मामला है ये कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा मामला है जिसमें उसके पिता की मौत हो गई थी। 4 अप्रैल 2018 को उसके पिता को मारा पीटा गया था और 9 अप्रैल 2018 को उसके पिता की मौत हो गई थी जिला जेल में, जिसके पूरा मामला गरमाया था। जिसके बाद जो यूपी सरकार है उसने सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी थी और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे भी इस जो हादसा है या साजिश उसकी भी जांच सीबीआई को देने के लिए सरकार बोल रही है कि अगर परिवार के लोग इस पे बात करते हैं और कहते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच हो तो उसके लिए भी तैयार हो गई है। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज। बदकिस्मती की शुरुआत होने वाली तारीख है 4 जून 2017, जब एक 17 साल की लड़की सत्ताधारी दल के नेता कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाती है, फिर गायब हो जाती है। एक्शन न होने पर वो सीएम योगी आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश करती है। फिर नेता का भाई लड़की के पिता को पीटता है। पुलिस लड़की के पिता को ही गिरफ्तार करती है और फिर कस्टडी में संदेहास्पद मौत हो जाती है। मामले में गवाह की भी संदिग्ध हालत में मौत होती है। शायद यहां तक ये महज इत्तेफाक लगता हो, लेकिन एक दिन पहले जो हुआ उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए कि कोई इतना बदनसीब कैसे हो सकता है। कहीं हादसा साजिश तो नहीं है।
कहीं एक्सीडेंट के पीछे रेप आरोपी कुलदीप सेंगर तो नहीं है? हादसे की तस्वीरें देख लीजिए, कार के कैसे परखच्चे उड़ चुके हैं। अब ट्रक की नंबर प्लेट देखिए, कैसे नंबर को छिपाया गया है। दूसरी बात यह है कि पुलिस की थ्योरी में झोल नजर आता है। पुलिस का कहना है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था, जबकि हाईवे पर वो तेजी से रॉन्ग साइड क्यों आ रहा था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसमें जो मैं बताना चाहूंगा कि जो ट्रक है वो सीज कर लिया गया है। जो ट्रक का ड्राइवर है, क्लीनर है और मालिक है, उनको भी हमने कस्टडी में ले लिया है। उनसे प्रारंभिक बातचीत में जो उन्होंने बताया है, उन्होंने ये बताया है कि जो ट्रक ड्राइवर का ये कहना है कि उसी बारिश में वो जो रोड जो है उसमें बीच में डिवाइडर नहीं है, जो इनकी जाने वाली रोड है फ्रॉम रायबरेली टू फतेहपुर, और जो गाड़ी की आने वाली रोड है वो फ्रॉम उन्नाव टू रायबरेली, तो आमने सामने की गाड़ियां थी। उन आमने सामने गाड़ियों में टक्कर हुई है और जिसकी वजह से हादसा हुआ है। पुलिस का कहना है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही चाची और मौसी दम तोड़ देती हैं, जबकि वकील और पीड़िता को गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। रविवार के दिन यह हादसा रायबरेली बांदा हाईवे पर सुल्तानपुर खेड़ा मोड़ के पास हुआ। पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली की जिला जेल में बंद एक रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। पीड़ित का परिवार स्विफ्ट डिजायर में सवार था। तभी हाईवे पर सुल्तानपुर खेड़ा के पास उनकी कार को रायबरेली की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना जब पुलिस तक पहुंची, तब अटौरा पुलिस चौकी ने किसी तरह सबको बाहर निकाला और सबको जिला अस्पताल ले जाया गया। घायलों की हालत नाजुक देख डॉक्टर ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। करीब 1 बजे के आसपास यहाँ पे जिस रोड पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, NH 232, ये रोड जो है रायबरेली से कानपुर को जोड़ती है, नेशनल हाईवे है। यहाँ पे ठीक जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहीं पे ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किरचे हैं शीशे की, वो इस वक्त आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे की गई है। ठीक इसी जगह पे यहाँ पे जो ट्रक है वो स्विफ्ट गाड़ी से टकराई। पुलिस इस मामले को हादसा मानकर चल रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 2 साल में लगातार पीड़िता पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, घर वालों की मौत हो रही है, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और अब एक अनाम नंबर प्लेट वाला ट्रक पीड़िता की गाड़ी को रॉन्ग साइड पर आकर जोरदार टक्कर मार देता है, क्या ये भी इत्तेफाक है? मामले को बढ़ता देख लखनऊ रेंज के ADG राजीव कृष्णा ने कहा कि इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद CBI जांच की सिफारिश की जाएगी। कि जो भी उनके आरोप हैं जो तहरीर में हमको प्राप्त हुए हैं, मैं कल खुद गया था वहां पर हॉस्पिटल में। मेरी कल खुद मैंने दोनों जो घायल हैं उनका हालचाल लिया था, डॉक्टर से बात हुई थी, और जो उनके बाकी परिजन हैं जो वहां पर थे उनसे काफी मेरी डिटेल में बात हुई थी। और उनके जो भी आरोप हैं उन आरोपों के बारे में गहराई से जांच की जाएगी। यू शो मी द फेस एंड आई विल टेल यू द रूल। क्या अलग आदमी के लिए अलग कायदा हो सकता है? रोहित, क्या इस मामले में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा? बिल्कुल दिनेश, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 तस्वीरें मेरे पीछे हैं, ये तो कहीं ना कहीं यही बता रही है। एक तस्वीर, पहली तस्वीर है रमा देवी जो कि बीजेपी की सांसद हैं, उनके अपमान की। आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की, तो उसके बाद क्या हुआ हमने सबने देखा। बीजेपी पीछे पड़ रही, इसे महिला सम्मान का मुद्दा बना दिया और आजम खान ने इस मामले पर माफी मांगी, 1 बार नहीं 2 बार। लेकिन वहीं मैं इस तस्वीर पर आना चाहूंगा। ये जो तस्वीर है जिसमें एक रेप पीड़िता इस वक्त अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है, उसके साथ जो 3 लोग इस कार में सवार थे उनकी मौत हो चुकी है, उसके बावजूद भी सरकार को लेकर अभी तक सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले जो तस्वीर हमने दिखाई थी वो भी सरकार पर सवाल खड़े करती है। और एक सवाल यह भी है कि हंगामा लगातार बीजेपी करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो आरोपी विधायक अब तक बीजेपी में क्यों है? ये एक सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्या महिलाओं के अपमान पर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? जवाब यह है कि हां, ये 2 तस्वीरें देखिए, और जो 2 तस्वीरें हैं ये सारी की सारी जो कहानी है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर देगी। संवेदनशील मसलों पर रोहित, जब तक हम अपने को सही और पराये को गलत कहना बंद नहीं करेंगे, और जब तक हम एक निगाह से सबको नहीं देखेंगे, गलत को गलत और सही को सही नहीं कहेंगे, इस तरह की भावनाओं को बल मिलता रहेगा। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबर की खबर। की खबर यह है कि कश्मीर को लेकर अमित शाह काफी सीरियस हैं। कश्मीर दौरे से उनके तेवर दिखने भी शुरू हो गए थे, और अब खबर आई है कि कश्मीर में मस्जिदों की डिटेल्स मांगी गई हैं, ताकि मस्जिदों के जरिए आतंकी गतिविधियां जो अंजाम दी जा रही हैं उन पर लगाम लगाई जा सके।
शाह के मस्जिद वाले फरमान से कश्मीर में हड़कंप। मस्जिद में जहरीला भाषण देने वालों की अब खैर नहीं। मस्जिद की आड़ में पत्थरबाजों का खेल अब होगा खत्म। कश्मीर में शुक्रवार के तमाशे पर शाह का पूरा ऐलान। शाह का मिशन मस्जिद। मस्जिद की छत पर आईएसआई का झंडा लहराना। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक मस्जिद में घुस जाना। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से सुरक्षा बलों के खिलाफ ऐलान करना। हर हफ्ते जुम्मा यानी शुक्रवार आता है। हर शुक्रवार कश्मीर की मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है और हर जुम्मे को होता है बवाल, पथराव और आगजनी। जुम्मे का ये खेल कश्मीर में आम हो चुका है। पाक मस्जिदों की आड़ में पाक परस्त नेता अपनी तकरीरें देते रहते हैं। अलगाववादियों से लेकर आतंकवादियों तक कई दफा ये पवित्र मस्जिदें सियासी अखाड़ा बन जाती हैं। सुरक्षा बलों के लिए ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि मस्जिद में कौन अल्लाह की इबादत करने आया है और कौन सियासत कर। लेकिन अब ये जुम्मे का तमाशा बंद होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने कश्मीर में मस्जिदों में नजर रखने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने 5 पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया है कि वो अपने अपने इलाकों की मस्जिदों की डिटेल भेजें। साथ ही उन लोगों की डिटेल्स भी मांगी गई है जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर के एसएसपी साहिब मुगल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, वो आदेश दिया है कि वो अपने अपने इलाकों की मस्जिदों की डिटेल भेजें। साथ ही उन लोगों की डिटेल्स भी मांगी गई है जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर के एसएसपी साहिब मुगल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कृपया अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले मस्जिदों और उनके प्रबंधन की जानकारी तुरंत प्रस्तुत करें ताकि उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके। इस चिट्ठी के वायरल होते ही घाटी में हड़कंप मच गया है। अलगाववादियों से लेकर सियासी हस्तियों तक हर कोई इसका विरोध कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और फिलहाल लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। हम लोग नहीं मचा रहे, हम लोग आराम से बैठे थे, हमने कुछ नहीं किया। मगर जब एकदम से आप 1 लाख फौजियों को भेजते हैं, जहां एक तरफ से आप कहते हैं कि वहां अमन आ गया है, जहां एक तरफ से आप कहते हैं भाई अमरनाथ यात्रा बहुत अच्छी तरह से चल रही है, सब कुछ निरंतरम में है, टूरिस्ट आ रहे हैं, इसकी जरूरत क्या थी? हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार के सलाहकार विजय कुमार ने ऐसी खबरों का खंडन किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में शांति बहाली के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। फिलहाल घाटी में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त मौजूदगी ने घाटी में और भी हलचल बढ़ा दी है। कोई धारा 370 को हटाने के कयास लगा रहा है तो कोई आर्टिकल 35A के अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं 15 अगस्त से पहले कश्मीर में कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ओपोनेंट सोच रहे हैं कि ये क्या वाइल्ड थॉट है, लेकिन मोदी और शाह जानते हैं कि ये वाइल्ड नहीं है, वेल थॉट आउट प्लान है। मोदी वर्सेस वाइल्ड। आपने डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स को खतरों का सामना करते हुए देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे बेयर जंगल में खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद करते हैं। लेकिन अब इस शो में आपको पीएम मोदी नजर आएंगे। पीएम मोदी ने छोटे पर्दे पर बड़ा धमाका कर दिया है। खबर की खबर यह है कि उन्होंने जिम कॉर्बेट पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड के स्पेशल एपिसोड को शूट किया है। आज इस शो का टीजर सामने आया है और हर कोई इसे देखकर हैरान है। मैन वर्सेस वाइल्ड में पहुंचे पीएम मोदी। बेयर ग्रिल्स और मोदी की जोड़ी का धमाल। जंगल के खतरों से टकराए प्रधानमंत्री।
जंगल सफारी नहीं, जंगल में सर्वाइवल। बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल में शूटिंग। इंटरनेशनल टाइगर डे पर मिली गुड न्यूज। बाघों में बहार है। एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है। सिनेमा वाले गाते थे बाघों में बहार है। देश में अब तक 3000 बाघ। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3000 टाइगर्स के साथ एक था टाइगर से टाइगर जिंदा है तक। मोदी वर्सेस वाइल्ड। खबर की खबर यह है कि अगस्त के महीने में यह पूरा एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। तब मोदी जंगल में होंगे, लेकिन आज इंटरनेशनल टाइगर डे है और इस दिन देशवासियों को यह सरप्राइज मिला कि दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड हंटर के साथ पीएम मोदी जंगल के हर खतरे का सामना करते नजर आएंगे। जंगल में कैसे जंगली जानवरों का सामना करना है, कैसे मुश्किल हालातों में भी खुद को महफूज रखना है, खुद पीएम मोदी इसके गुर आपको सिखाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड हंटर और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया एक साथ हैं। बेयर ग्रिल्स और पीएम मोदी का यह वीडियो देख हर कोई हैरान रह गया। जो आदमी जंगल में कुछ भी कर सकता है, जो आदमी किसी भी हालात में खुद को जिंदा रख सकता है, जो आदमी खतरों का खिलाड़ी है, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अवतार यकीनन हैरान करने वाला ही है। 45 सेकंड के इस वीडियो को खुद बेयर ग्रिल्स ने शेयर किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दुनिया के 180 देशों के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी का यह रूप देखने को मिलेगा। वो भारत के जंगलों में गए पशु संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए। वीडियो में प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठे नजर आते हैं। गाड़ी से उतरकर पीएम बेयर का स्वागत करते हैं। कई शॉट्स में हंसी मजाक चल रहा होता है। मोदी हिंदी में बात करते हुए भी नजर आते हैं। वेलकम टू इंडिया। पीएम मोदी के हाथ में भाला भी दिखता है। शो के ट्रेलर से पता चलता है कि कैसे बेयर ग्रिल्स पीएम मोदी को जंगल में सर्वाइवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जंगल में भाला बनाना, नदी पार करना और बारिश से बचना बेयर मोदी को जिंदा रहने के गुर सिखाते दिखते हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूट किया गया है। डिस्कवरी चैनल इस शो को 12 अगस्त को रात 9 बजे प्रसारित करेगा। शो के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सालों से मैं प्रकृति के बीच पहाड़ों और जंगलों में रहा हूं। उन दिनों का मेरे जीवन पर काफी प्रभाव है। इसीलिए जब मुझसे राजनीति से हटकर जीवन पर केंद्रित एक खास कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में पूछा गया, और वो भी प्रकृति के बीच में, तो मैं इसमें शामिल होने का इच्छुक था। मेरे लिए ये शो दुनिया में भारत की समृद्ध पर्यावरण विरासत को दर्शाने, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने के महत्व पर जोर देने का एक शानदार अवसर देता है। जंगल में एक बार फिर से वक्त बिताने का ये एक शानदार अनुभव था। लेकिन पीएम मोदी के इस शो पर विवाद भी हो गया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय शूट किया गया था जब 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ था। ये तस्वीरें 21 फरवरी को उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर की थी। इन तस्वीरों में पीएम मोदी जंगल और झील में दिखाई देते हैं। राहुल ने दावा किया था कि पुलवामा हमले की खबर मिलने के बाद भी मोदी शूटिंग में बिजी थे। चुनाव में भी उन्होंने इसे खूब उछाला था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला, अपने सब प्रोग्राम कैंसिल कर दिए।
उसी समय हमारे प्रधानमंत्री कॉर्बेट पार्क में नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर बना रहे थे 3.5 घंटे। इंटरनेट पे जाके आप उनके पोस्ट देख लीजिए, मुस्कुराते हुए कभी आसमान की ओर, कभी यूं खड़े हैं, कभी यूं खड़े हैं। विवाद हुआ था तो सफाई दी गई थी कि पीएम मोदी बाघ संरक्षण के कार्यक्रम में शामिल हैं। लेकिन अब बेयर ग्रिल्स के साथ आ रहे इस शो ने फिर से विरोधियों को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। जी, तो ये नरेंद्र मोदी हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने सियासत की दुनिया में कैसे होता है ये दिखाया, और अब जंगल की दुनिया में भी आप देखेंगे, मोदी आपको सिखाएंगे। किसी टीवी सीरीज में भाग लेने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनसे पहले जंगल में इस तरह से किसी ने एंट्री नहीं मारी। हालांकि टाइगर्स को अलग अलग प्रधानमंत्रियों में टाइगर को लेकर दिलचस्पी जरूर देखने को मिली, और इन तस्वीरों में भी आप यही देख पाएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, टाइगर को लेकर कंसर्न और टाइगर को लेकर इंटरेस्ट, टाइगर को लेकर, बाघ को लेकर चिंता, बाघों की फिक्र और बाघों से दिलचस्पी, ये कई प्रधानमंत्रियों के जीवन में नुमाया हुई है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू है। शायद वो जिन्हें शेर की तरह जीना आता है, वो शेरों के साथ अपनी दिलचस्पी को छिपा नहीं पाते। और इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में बाघों को लेकर कराई गई गणना से जुड़ी रिपोर्ट जारी की। अच्छी खबर, गुड न्यूज ये कि बाघों की तादाद तेजी से बढ़ी है। फिलहाल देश के जंगलों में बाघों की संख्या 3000 से ज्यादा हो गई है, जबकि कुछ साल पहले तक देश में सिर्फ 1400 बाघ बचे थे। मतलब 2 गुने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सलमान खान के फिल्म के टाइटल को लेकर टाइगर कंजर्वेशन का संदेश भी दिया। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटाट्स में से एक है। एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा। और कभी पहले सिनेमा वाले गाते थे बागों में बहार है, अब सुप्रियो जी गाएंगे बागों में बहार है। और पीएम मोदी का जलवा इजराइल में भी देखने को मिल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिर से सत्ता में आने के लिए पीएम मोदी की लोकप्रियता का सहारा ले रहे हैं। एक चुनावी बैनर सामने आया है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर लगी हुई है। मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है। असल में उनकी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए एक पोस्टर तैयार किया है जिसे इजराइल में जगह जगह लगाया गया है। और खबर की खबर में अगली खबर यह कि संसद में आजम खान ने महिला सांसद का अपमान किया। इसके बाद हंगामा हुआ। महिला सांसद को माफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं था और आखिरकार आजम को झुकना पड़ा और भरी संसद में 2 बार बिना शर्त सॉरी कहना पड़ा। उधर की न बात कर सर, उनको माफी मांगना चाहिए मिनिमम। हाँ, बहुत अच्छी रही। बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे, इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है, गलती हुई है तो उसकी संसद भी वही, सांसद भी वही, लेकिन अंदाज अलग। आज आजम की सारी अकड़ गायब। महिलाओं पर बेहुदा टिप्पणी करने में ग्रेजुएट आजम खान को आज उसी सदन में माफी मांगनी पड़ी, और वो भी 2 बार। पिछले हफ्ते एक महिला सांसद के बारे में अनाप शनाप बोलकर अकड़ से चले जाने वाले आजम के मुंह से आज मीठे बोल निकल रहे थे। भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं।
भारी शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आजम बोलने के लिए खड़े हैं। अध्यक्ष जी, जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं 2 बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, 4 बार मंत्री रहा हूं, 9 बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। इतना बोलकर आजम खान बैठ गए, लेकिन सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस बीच अखिलेश यादव ने मौका लपकते हुए उन्नाव मामले को उछाल दिया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अखिलेश पर आजम को बचाने का आरोप लगा दिया और आजम को ठीक शब्दों में माफी मांगने की नसीहत दे डाली। कहा है क्योंकि हो सकता है माननीय सदस्य ने कान में नहीं लगाए। अब देखिए स्पीकर साहब भाषा देखिए, और मैं मंत्री जी से कहूंगा जो उन्नाव में घटना हुई वो भी तो सोचिए। अरे माननीय सदस्य प्लीज, एक बेटी के साथ हुई है, एक बेटी के साथ क्या हुआ है माननीय सदस्य प्लीज। और देखिए प्लीज स्पीकर सर, फिर भाषा गलत हो गई। प्लीज, अगर एक महिला की गलत भाषा होगी तो क्या होगा इस देश का? प्लीज। इसीलिए ये बीजेपी के लोग कहते हैं जय श्री राम, ये सीताराम नहीं कहते, ये सीताराम नहीं कहते। ये प्लीज कोई नोटेड नहीं हो। पूरा महिला समाज का अपमान हुआ है। ठीक शब्द से उन्होंने क्षमा मांगना चाहिए और ये खत्म करना चाहिए। पहले उनको क्षमा मांगना चाहिए। नॉट डन इट, नॉट डन इट। आजम खान जी, कोई वांट टू डिफेंड हिम, कोई बात वांट टू डिफेंड हिम। व्हाट इज दैट यू आर डूइंग? आजम भी आज पूरी तरह से बेआबरू होने के लिए तैयार थे। पहली बार माफी मांग चुके थे, लेकिन फिर दोबारा माफी मांगने के लिए भी तैयार थे। धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था हमारी बहन समान है। बात को एक बार कहीं या 1000 बार कहीं, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन रवा देवी आजम की दोहरी माफी के बाद भी काफी नाराज दिखी। आज उन्होंने आजम के साथ साथ अखिलेश को भी आड़े हाथों लिया। जी, इनको कौन आदेश दे रहा है बोलने के लिए? ये जो बीच बीच में उठकर बोल रहे हैं, अखिलेश जी उनका मुंह में जवान है, उसे बोलने के लिए जवान था। आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा नहीं बोल, आप नहीं, मैं बोल रही हूँ। दरअसल आजम के बयान पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ था, यहाँ तक कि आजम को बर्खास्त करने की मांग भी उठी थी। शायद इसीलिए सजा के डर से आजम ने अपने सुर बदलने में ही भलाई समझी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस माफी के बाद आजम खान सुधर जाएंगे? क्या आजम अब कभी महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे? क्या अपनी भाषा में सुधार लाएंगे आजम की बेहयाई पर उनकी जग हंसाई हुई, उन्हें माफी मांगनी पड़ी, और वो भी 2-2 बार। इसीलिए उम्मीद की जा सकती है कि वो आगे अपनी जबान पर लगाम लगाएंगे। अब माफी मांग ली गई है, देखना यह है कि आने वाले मुद्दों पर इस आजम खान कितने मुखर दिखाई देते हैं सदन में और सदन के बाहर, क्योंकि राज्यसभा में अब 3 तलाक बिल पेश किया जाना है। जैसा कि आपको मालूम है, इसी महीने की 25 तारीख को लोकसभा से भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हो गया। 303 वोट्स पड़े थे इसके पक्ष में, जबकि 82 इसके खिलाफ पड़े थे, और अब ये राज्यसभा का रुख कर रहा है बिल, और देखना है कि वहां पर इसकी राह कैसी रहती है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच 3 तलाक बिल लोकसभा से पास हुआ था। वोटिंग के दौरान जैसा हमने आपको बताया 303, विरोध में 82 मत पड़े थे, और वोटिंग से पहले संसद से जेडीयू, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया था। जेडीयू, टीएमसी ने खुद को वोटिंग से अलग रखा था और बीजेडी ने बिल के पक्ष में वोट किया था। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा ब्यौरा लेकर जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, अब राज्यसभा में इस बिल की राह कैसी रहने वाली है? देखिए, जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं और बीजेडी और वाईआरएस जिस तरह से सामने आई है बिल के सपोर्ट में, तो उससे लगता है कि जो पहले की अड़चन है वो काफी हद तक कम इस सरकार
के फेवर में हुई है। हालांकि जेडीयू जो बीजेपी का सहयोगी दल है, एनडीए में शामिल है, वो लगातार अभी भी विरोध कर रहा है। पिछली बार वॉकआउट कांग्रेस और तमाम जो इसके विरोध में दल थे उन सभी ने किया था। और पिछले कुछ बिल जो पास हुए राज्यसभा में, अगर राज्यसभा की गणित के हिसाब से देखेंगे तो उसमें सरकार को सफलता मिली है। तो सरकार का दावा तो यही है कि सबसे बात करके वो इस बिल को फिर से लाई है, जो जरूरी संशोधन थे वो किए हैं और उम्मीद है, जो सरकार का दावा है कि वो इस बार इस बिल को पास करा लेगी। लेकिन जहां तक एआईएमएम और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का कहना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो क्रिमिनलाइजेशन किया है इस बिल का, वो इसके विरोध में और राज्यसभा में यही कहना था कांग्रेस का भी कि सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए और इस मामले को फौजदारी का मामला ना बनाया जाए। और अगली खबर की खबर ये कि तेलंगाना से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। एक कार्यक्रम के दौरान डेप्यूटी स्पीकर पद्मा राव ने बेहद शर्मनाक हरकत की है। वो ड्रम बजा रहे एक बच्चे के पास पहुंचे, नोटों की गड्डी लहराई और उसके मुंह में नोट ठूंस दिए। तस्वीरें वायरल होने के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक नेता ऐसी हरकत के साथ सामने हो तो फिर समाज में दूसरे लोगों तक क्या पैगाम जाएगा। पहले नोटों की गड्डी निकाली, उसके आसपास घुमाई और फिर उसके मुंह में ठूंस दिया गया। तो ये थी आज के लिए खबर की खबर। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी।